अंग्रेज यही काम करने में लगे हैं कि इनको इनके धर्म से वंचित कर दिया जाए। वो अंग्रेज तो तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर्फ मात्र अर्थोपार्जन के तरीके बदलवाते थे, धर्म नहीं बदलवाते थे। आज तुम्हारा अर्थोपार्जन का तरीका भी बदल दिया गया है और धर्मोपार्जन का तरीका भी बदल दिया गया है। उन अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर अंग्रेज आज तुम्हारे माथे पर सवार हैं। इसलिए तो हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं 47 के पहले तुम गुलाम थे कि 47 के बाद तुम गुलाम हो, 47 के पहले तुम आजाद थे कि 47 के बाद तुम आजाद हो। सुन रहे हो? कर पाओगे ऐसा? मुहिम चला पाओगे? कोई भी विद्यालय में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, चाहे केवी में पढ़ते हो चाहे कोई और में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो चाहे कॉन्वेंट में पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चे यदि पर्यूषण पर्व में एग्जाम देते पाए गए और तुम यदि वहां पर शिकायत नहीं कर पाए तो फिर मैं एक अलग मुहिम चलाऊंगा इस बार। पहले से बोल देता हूं, या तो तुम पहले से तैयार हो जाओ, उनको बताओ कि महाराज बहुत अलग खूंखार हो गए। खूंखार तो नहीं हुए, खूंखार अलग शब्द होता है, लेकिन जो उस खून के लिए जो अंग्रेजों ने आपकी रग में भर दिया है उसको अलग करने के लिए बात करे, भले ही दूसरी भाषा में खूंखार कहा जाए, लेकिन सही रक्त तुम्हारे धमनियों में दौड़ पाए ऐसी बात तो करनी पड़ेगी। अभी लगता ही नहीं, अरे जिन वीर पुरुषों का रक्त, जिन वीर पुरुषों का जींस तुम्हारे रक्त में बहता था, ऐसा बहता था क्योंकि तुम किसकी संतान हो? अपने माता पिता की? गलत है। अपने दादा दादी की? गलत है। परदादा परदादी की? गलत है। अरे तुम तो वीर प्रभु की संतान हो जिनके जीन्स में त्याग की भावना दौड़ती थी। वो जीन्स तुम्हारे अंदर है। भगवान महावीर का, भगवान आदिनाथ का जीन्स तुम्हारे अंदर है। राजा श्रेयांश और सोम का जीन्स तुम्हारे अंदर है, जिन्होंने त्याग और दान की परंपरा को अपने बाहुओं में जीवित रखा था। वो जीन्स ऐसा क्यों तुम्हारी धमनियों में फड़कने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर त्याग की भावना को बहुत ऊंचाई दिया है, मान रहा हूं, इसके लिए तो आशीर्वाद देता हूं, लेकिन अभी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ पा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, पता नहीं कौन से डर के शिकार हो गए हैं, पता नहीं महाराज कौन से सींग लगा के बैठे होंगे, उनके पास जाऊंगा तो मार देंगे। कौन से सींग लगे बताओ? जो महाराज के पास आए सींग लगे उनके पास? अरे महाराज के पास तो कोई सींग नहीं लगे थे, लेकिन जब महाराज से मिलके बाहर गए तो सिंह जैसी दहाड़ लगाने लायक बन गए। पता नहीं कौन किसने कौन सा भ्रम डाल दिया। हालांकि बहुत सा भ्रम तो निकल गया, अब तो पुरानी बात कर रहे हैं हम तो, अब तो बहुत निकल गया, सबका निकल चुका है और निकल जाएगा, अंत तक निकल जाएगा। हाँ, तो हम बता रहे थे कि उस वक्त एक एक करके आपकी 2 डिश स्लिप कर दी गई। इनको मात इतना कर दिया जाए कि इनको अपनी मातृभाषा से गुरेज हो जाए, और दूसरा शिक्षा व्यवस्था जो इनकी सुदृढ़ रीढ़ है उसको तोड़ दिया जाए। तो कानून लाया गया, हिंदी में अथवा मातृभाषा में पढ़ना गैर कानूनी है, गैर कानूनी। क्योंकि तुम्हारे लिए यदि अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा किया जाए तो तुम इतने बलवान थे, इतने मजबूत थे, किसी भी छोटी मोटी चीज़ से तुम आकर्षित नहीं होते थे। तुम्हें अपनी खुदगर्जी की रोटी पसंद थी बजाय कि किसी दूसरे के निवौलों पर जीना तुम्हारे लिए बिल्कुल डिनाइबल था, स्वीकार नहीं करते थे। तो फिर क्या किया? अब कानून लाया गया। अब देश का कानून तो मानना था, ये बात अलग है कि देश का कानून चल रहा है कि उस पर विदेशी कुछ आवरण आ चुका है, पहचान नहीं पा रहे, तो कानून लाया गया, हिंदी भाषा में अथवा मातृभाषा में पढ़ना गैर कानूनी है। या तो लोग पढ़ना ही बंद कर दिए या फिर धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में पढ़ना प्रारंभ कर दिए। बस एक डिश स्लिप हो गई। अब पहलवान की पहलवानी लचकदार हो गई। दूसरा, गुरुकुलों में पढ़ना तो और भी गैर कानूनी है। अब जिन गुरुकुलों में 20-20 हजार बच्चे पढ़ा करते थे,
4-5 शिक्षकों के माध्यम से आप सोच रहे होंगे 4-5 शिक्षक कैसे पढ़ाते होंगे, कोटा फैक्ट्री थी कि नहीं? कोटा फैक्ट्री नहीं था। मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से वहां अध्ययन अध्यापन होता था। अध्यापक सिर्फ सीनियर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते थे, सीनियर बच्चे अपने जूनियर को, जूनियर अपने जूनियर को, एक के बाद एक मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उनका रिवीजन होता था और इनके लिए नया मिलता था, इनका पोषण होता था, उनका शोषण बचता था। इतनी बेहतरीन तरीके से 18-18 वर्षों तक गुरुकुल में विद्याएं पढ़ाई जाती थी, 18 वर्षों तक। और 3 घंटे की परीक्षा के माध्यम से उनको योग्य नहीं माना जाता था। अब बताओ 3 घंटे की परीक्षा में यदि बुखार आ गया और फेल हो गया तो अपने आप को अयोग्य मान करके आत्मघात कर लेता है। क्या तुम्हारे 365 दिन की तैयारी को कोई व्यक्ति 3 घंटे में आंक सकता है? क्या 8-10 प्रश्नों के जवाब देना जिसको आ गया वो योग्य हो गया, और जो मात्र इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे गया उसको अयोग्य कर दिया गया? ऐसी कुछ परीक्षा की पद्धति उस समय थी ही नहीं। प्रति समय सीनियर लोग परीक्षा करते रहते थे और उसको योग्य मान करके अगली कक्षाओं में भेजते रहते थे। प्रतिपल रोज परीक्षाएं होती थी, ना परीक्षा देने वाला घबराता था, ना परीक्षा देने वाला कुछ सिंहवृत्ति अपनाता था। एक दूसरे के पूरक बनते हुए, अरे अनपढ़ भी पढ़ा लिखा बन जाता था, अज्ञानी भी, ठेठ भी सेठ बन जाता था। ऐसी व्यवस्थित शिक्षा पद्धति उस समय चला करती थी। अब तो बस सेमेस्टर सिस्टम हो गया, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल एग्जाम होने लग गए। 3-3 घंटे में एग्जाम होते हैं, बस उसके बाद भी चीटिंग होती, टेटिंग होती, बकवादी कौन कौन सी होती, अंत में जाकर के सेटिंग होती। तब तो कहना पड़ता डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। जो डिग्रियां लेके तुम बैठे हो ना, वो रसीदें हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई पे कितना खर्चा किया। रसीद ले लो, रसीदें मिली हैं, टैलेंट नहीं मिला है। हुनर तो वो है जो किरदार तुम्हारे आचरण में झलकता है। जिनका आचरण हुनरवान हो गया वही डिग्री के बगैर विद्वान हो गया। और जो डिग्रियों को लेकर के अपने माथे लिए घूम रहे हैं, अब सोचो इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी तुम्हारे लिए रोजगार के लिए भीख मांगने पड़ रही है। ऐसे जो डिग्री के बगैर भीख मांग लेते तुम्हारे लिए अच्छा मिल जाता, गुजारा हो जाता। ऐसे डिग्रियों के मोहताज होकर के तुम माता पिता बने हो और अपने ही कोख के जाये को तुम पता नहीं कहाँ चले जाने के लिए पटक रहे हो। गाय का बछड़ा जो होता है ना, हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान जाता है, अपनी माँ के पास जाके दूध पिएगा। और भैंस का पाड़ा आलसी, कोई मिल जाए ठीक ठाक है ना। अब यदि ये भेदभाव भूल जाए कि माँ तो माँ होती तो बात अलग है, लेकिन आलसी राम है वो तो। भैंस के आगे बीन बजाना, ये कहावत है भैंसों के लिए बनी, गाय के लिए नहीं बनी। गई भैंस पानी में। अभी हम लोग बिहार करते आ रहे थे मधुखेड़ी की ओर, उस समय पानी बहुत गिर रहा था और उसी समय बहुत उमस भी थी। तो बस बिहार देखते रहते, चूँकि सिंगल रोड थी, वो सारी भैंसें जाकर के वो पानी में जाके तैरने लग गई। किसी ने कहा गई भैंस पानी में, अब निकलने वाली नहीं है। अब उसका मालिक सुबह से लेकर शाम तक भी डंडा लगाता, कुछ नहीं, भैंस पानी में गई तो अब आराम से बस वहीं रहेगी, अब तुम निकालते रह जाओ उसको। ये भैंसों की उदाहरण है। तुम तो गाय की बात कर रहे थे। उनने गौशालाओं पर और गाय पे PhD की। एक अच्छी बात कही, बोले हजारों गायों में से भी गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और भैंस का पाड़ा कुछ भी हो, जो मिल जाए ठीक है। और यदि आपके बच्चे ने माँ का दूध पिया है अथवा गौ माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है अथवा गौ माता का दूध पिया है, और फिर पढ़ने के लिए बाहर गया या जॉब के लिए बाहर गया हो, घर के बाहर गया हो या देश के बाहर गया हो, तो तभी उम्मीद करना कि लौट आएगा जिसने गाय का दूध पिया या माँ का दूध पिया। भैंस का दूध पीने वाले ये भूल जाएं कि तुम्हारे बच्चे वापस लौट करके आएंगे, क्योंकि गाय का बछड़ा ही अपनी माँ को पहचान पाता है। बात समझ में आ गई?
बहुत बड़ा व्यंग है। जो मिल गया ठीक, डिब्बे का मिल गया तो ठीक, समझ रहे हो, और बॉटल का मिल गया तो ठीक। अब तो सफेद पानी आने लग गया। उस समय समृद्ध गौवंश यहां हुआ करता था। आजादी की जस्ट पहले की बात बता दूं, और पहले की तो बहुत दूर की बात है। उस वक्त जब 35 करोड़ भारतीय थे, उस वक्त एक भारतीय पर कम से कम 4-4 गाय का गौवंश, गौधन था। मतलब लगभग 2 अरब, 4 नहीं 5 हो गए, ज्यादा हो गए, बल्कि 6 हो गए, 2 अरब गौवंश उस वक्त भारत में था जब 35 करोड़ भारतीय थे। और आज 150 करोड़ भारतीय हैं। कितना गौधन है आप समझ लो, कितना है, कहां चला गया, कहां गया। अब बताओ, फिर भी आपके घर तक दूध पहुंच रहा है। पता नहीं कौन सी कामधेनु लग रही है, पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। महाराज बहुत पानी गिरता है, पानी गिरे तो कोई बात नहीं, लेकिन भैंस गई पानी में फिर भी दूध निकला है, बहुत बड़ी बात है। कहां से आ रहा? यूरिया। आपके भोजन में भी यूरिया है, आपके दूध में भी यूरिया है, आपके बालों में भी शैम्पू, आपके दूध में भी शैम्पू है। गुरुदेव कई बार इस बात को कहते, एक दूध के लिए लैब टेस्टेड करने भेजा, प्रयोगशाला में टेस्ट करने भेजा कि ये शुद्ध है कि नहीं। 16 बार टेस्ट करने के बाद यही पाया गया कि बिल्कुल प्योर दूध है। एक बार में टेस्ट हो जाए तो तुम तो तुरंत पी लोगे, भले ही जहर खा रहे हो। 16 बार टेस्टेड हो गया कि ये प्योर दूध है। 17वीं बार एक अलग तरीके से किया तो कहा इसमें दूध का नामो निशान नहीं, इसमें तो प्योर यूरिया और शैम्पू है। किस दूध को पी रहे हो? महाराज हमारे घर में गाय आकर के घंटी नहीं बजाती, दूध वाला आके घंटी बजाता है, हम दूध ले लेते हैं। अरे वो दूध वाले, हाँ आ रहे, भैंस लगी हमारे घर। कहाँ से आती भैंस गाय? उस कैन में रखी रहती क्या, अपने आप दूध बनाते। जितना दूध चाहिए हो तुरंत उपलब्ध है। अरे अब तो माखन तो बिल्कुल इतना है, बटर, गटर है कि बटर भगवान जाने। पनीर, चीज, हाँ चीज की बात आ गई, बता दूं मैं, अंतिम बात है, समय पूरा हो गया। चीज खाते हो ना आप लोग? नहीं खाते। जो बच्चे खाते हो, तुम्हारे बच्चे तो खाते होंगे बाहर, क्योंकि उनको वही नसीब होता है। अरे जिनको अपने घर की माँ की चीज पसंद नहीं आती या उनको चीज मुनासिब नहीं होती, उनको तो वो चीज़ खाना ही पड़ेगा। जिस चीज़ को बनाने के लिए चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, जो ग्रीन सिंबल लगाती है, ग्रीन सिंबल लगाती है, वो कंपनी भी एक स्लॉटर हाउस चलाती है। गोवा में 80,000 गाय के बछड़े गाय के साथ सिर्फ आपकी चीज बनाने के लिए काट डालती 1 साल में। क्यों? चीज तो बनता दूध से ही है, लेकिन दूध से चीज बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो जो हम बताने वाले हैं, और एक तरीका वो है जिसमें दूध से उस प्रकार का चीज बनने के लिए 6 महीने लगेंगे। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो दूध से चीज बनाने के लिए 6 महीने इंतजार करेगी? और दूसरा तरीका ये है जिसमें मिनटों में चीज बन जाता है। कैसे बनता है? गाय के, जो गर्भवती गाय है वो अभी कुछ ही दिनों बाद बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको गर्भस्थ अवस्था में ही काट दिया जाता है, उसके बछड़े को निकाला जाता है। जो नवजात शिशु है उसके आंतों से काट करके रेनेट निकाला जाता है, और वो रेनेट जब दूध में डालते हैं तो दूध तुरंत चीज बन जाता है। मतलब चीज बनाने के लिए गाय और बछड़ा दोनों को काट डाला जाता है। ऐसे 80,000 गाय के बछड़े और गाय चीज बनाने के लिए एक कंपनी काटती है। गोवा में उसका स्लॉटर हाउस चलता है और जिसके चीज पर ग्रीन सिंबल लगा होता है। तो महाराज ये ग्रीन हरा निशान का शाकाहार का प्रमाण नहीं है, बिल्कुल नहीं। हरा निशान लगाने के लिए भी कंपनियों को 6 चीजों से छूट मिली है। यदि ये 6 चीजें डाली हैं तो भी तुम हरा निशान लगा सकते हो कानूनन। वो 6 चीजें क्या हैं? पंख, बाल, ऊन, अंडे की जर्दी, चर्बी और सींग। क्या ये 6 चीजें शाकाहार हैं? और इनके होने पर भी हरा निशान लगने की कानूनन सुविधा प्राप्त है, तो क्या हरा निशान शाकाहार का प्रमाण पत्र हुआ? और जिस हरे निशान को देख करके तुम तुरंत गप कर जाते हो, तुम शाकाहारी हुए? अब बताओ,
तुम्हें आजाद भारत के नागरिक हम कैसे माने? ये दास्तां आगे भी चलती रहेगी, धर्म की बात भी चलेगी और राष्ट्र धर्म की बात भी चलेगी। अभी भी आज हम ये तय नहीं कर पाए कि 47 के पहले भी व्यवस्था वैसी ही थी, आज भी व्यवस्था वैसी ही है, तो पहले हमने आपको गुलाम क्यों माना था और आज आज़ाद क्यों मान रखे हैं? आगे चर्चा जारी रहेगी। और बहुत अच्छी बात, जिन्होंने इस चर्चा को और जिन्होंने अपने गौरवमयी पूर्वजों के जीन्स को अपने धड़कनों में जिंदा रखा है, ऐसे एक के बाद एक दृष्टांत सामने आ रहे हैं। एक सज्जन दोपहर में आए, बहुत अपने आप में भावुक थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बोले महाराज आज रात भर में सो नहीं पाया। हमने कहा कोई नया अटैक तो नहीं आ गया किसी को? उन्होंने अच्छी बात बताई, बोले महाराज 3 दिन पहले आपसे आशीर्वाद लेकर के हमारी जीवन साथी ग्वालियर में गई थी। वहाँ पर चूँकि वो हार्ट पेशेंट हैं, 25 से 30% उनका हार्ट मार्ट काम करता है, और 4-5 दिन पहले 28 तारीख के पूर्व वो आए थे, अपने संकल्प पत्र को भरने के लिए चर्चा हुई थी। और हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी 10-15 लाख रुपए लगता है हर साल उनकी दवाई दारू में। उस सबको लगने के बावजूद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति ने अपने दिल पर पत्थर रख करके इस मंदिर को पत्थर का बनाने का संकल्प लिया था। और उसके बाद बोले महाराज 2 दिन बाद जाना है उनके लिए। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और जब आशीर्वाद लेके गए और वहां पर गए, डॉक्टरों ने चेक किया तो डॉक्टर हैरान रह गए। जो वर्षों से अपने 25-30% हार्ट काम करता था, उसकी दवाई दारू कराते थे और प्रति वर्ष 10-15 लाख रुपए खर्च करते थे। जब इस बार उन्होंने चेक किया तो उनका हार्ट 50 से 60% काम करना शुरू कर दिया है। और इस उम्र में 50 से 60% हार्ट काम करना एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी माना जाता है, क्योंकि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते इतना ही हार्ट काम करता है। अब बताओ, तुम्हारे उस पत्थर के जनालय को तुम पत्थर का जनालय बोलोगे कि अतिशयकारी क्षेत्र बोलोगे? जो प्रतिदिन नए नए क्षेत्र के रूप में, नए नए उदाहरणों के रूप में सामने आने लग गए हैं। बात रियल इंटेलिजेंसी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की है? तो तुम नारियल चढ़ाते हो कि रियल चढ़ाते हो? महाराज चढ़ाते तो रियल हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में नारियल चढ़ाते हैं जो श्रीफल बन जाता है। आप सबके जीवन में ये श्रीफल रियल बन पाए, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की